नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सुबह के 10 बजने वाले हैं। ये वक्त है अपना बिहार का। आज हम बुलेटिन में बात करेंगे दरभंगा ब्लास्ट की, जिसकी जांच की जिम्मेदारी अब एटीएस के पास है। बड़ा सवाल, एटीएस की जांच में क्या खुलेंगे राज? दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें एटीएस की टीम दरभंगा में जांच कर रही है। बीती देर रात स्टेशन एटीएस की टीम जो है वो पहुंची, जांच पड़ताल की शुरुआत की गई है और ब्लास्ट स्थल को एटीएस की टीम ने करीब से देखा है, जांचा है। रेल पुलिस से भी इस बाबत जानकारी ली जा रही है। दरभंगा में कई जगहों पर छापेमारी की भी खबर सामने आती हुई। तो बीती रात एटीएस की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंचती है, स्टेशन पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। विभिन्न जगहों पर भी दरभंगा में जांच की खबर इस वक्त सामने आती हुई। बीती देर रात भी एटीएस की टीम जो है वो ब्लास्ट स्थल पर पहुंची और वहां के जगहों का मुआयना उसने किया है। रेल पुलिस से भी इस बाबत जानकारी ली गई है। तो दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट हुए आज 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिनों में अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी जानना महत्वपूर्ण। 17 तारीख यानी कि 17 जून को धमाके के बाद रेल डीएसपी और एसपी मौके पर पहुंचे। 18 जून को दरभंगा जोन के आईजी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और 18 जून को एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से जानकारी जुटाई, इकट्ठा की ये तमाम जानकारियां। 18 जून को ही एटीएस को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 18 जून को जीआरपी की टीम भी सिकंदराबाद के लिए रवाना हो चुकी है। तो एटीएस को जांच के दौरान क्या क्या जानकारी जुटानी है ये बहुत खास हो जाता है इन तमाम चीजों की तहकीकात के दायरे में। तो सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाला शख्स कौन है, ये वो जानकारी जो एटीएस की टीम की तरफ से जुटाई जानी है। नाम और फर्जी पते के पीछे की साजिश क्या है, इसके पीछे मोटो क्या रहा, जिसे पार्सल भेजा गया वो शख्स कौन है, कपड़े के बीच कौन से केमिकल में ब्लास्ट हुआ, वो किस तरह का केमिकल था जिन्हें कपड़ों के बीच में रखा गया था, क्या सिकंदराबाद टू दरभंगा कोई मॉड्यूल जो है वो काम कर रहा है। और ऐसे तमाम सवालों के जवाब खंगालने के लिए एटीएस की ये टीम जो है वो अपने काम की शुरुआत कर चुकी है। सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं लाइव। और विपिन, उस जगह पर आप मौजूद हैं जहां पर 3 दिन पहले ब्लास्ट होता है। एटीएस की टीम की जांच में क्या कोई क्लू अब तक हाथ लगा है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ती हुई? जी विभाग चूंकि एटीएस की टीम देर रात यहाँ पे आई थी और जो है यहाँ पे खंगाला जहाँ ब्लास्ट हुआ था उस जगह को देखा, पार्सल विभाग में भी जो है छानबीन किया और यहाँ से जो फोटो बताते हैं जो एटीएस जो है जो लोकल जगहों पर भी छापेमारी करेगी और ये जाएगी जहाँ जहाँ पे मोहम्मद सुफियान आखिर कौन है, एक पहेली है और इस पहेली को सुलझाना पुलिस महकमा के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए एटीएस जो है इसमें इन्वॉल्व हुई है और एक एटीएस की टीम सिकंदराबाद में भी है और एक एटीएस की टीम जो बताया जा रहा है दरभंगा में भी है और दरभंगा में उन जगहों की तलाशी स्थानीय तौर पर की जा रही है जहां उनको लगता है कि सुफियान के नाम से जो काफी व्यक्ति है कोई और जो तो नहीं है जो इसे एक तरह से माना जा रहा है पुलिस के अनुसार कि ये ट्रायल रन था। अभी जो केमिकल भेजा गया था वो छोटा था, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि वो बम बनाने के काम में आने वाला केमिकल था। तो ऐसे में जो एटीएस इसी तरफ जा रही है। यदि ये ट्रायल रन था तो ये पहला था और ट्रायल रन क्योंकि फेल हो गया उनका, इसलिए फेल हो गया कि पुलिस ने वो सामान लाया और वो धीरे से न रख के पटक दिया और वो ब्लास्ट हो गया। तो ये कहें कि ये ट्रायल रन मान के एटीएस आगे बढ़ रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जानकारी मिल पा रही है कि चूंकि दरभंगा में कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है, ये जानकारी हमारे सोर्स दे रहे हैं। तो क्या ये जो जांच हो रही है उसमें क्लू कुछ ना कुछ लगा है इन लोगों के हाथ में? देखिए वो उसी की तलाश में जो पार्सल आ रहा था क्या उसी ट्रेन से वो शख्स भी आ रहा था, क्या उसी
ट्रेन से वो पार्सल के साथ सफर कर रहा था, वो केमिकल खुद वो साथ में न लेकर एक जो पैकेट था पार्सल था उसमें रख के ला रहा था। एटीएस की यही जो तफ्तीश की राह है इसी की तरफ है कि क्या सुफियान जो है खुद भी ट्रेन में मौजूद था फर्जी नाम बनते, और जो पूरा वहाँ सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। जैसे ही वहाँ से सीसीटीवी की फुटेज आएगी और भी जो है मुश्किल आसान हो जाएगी सुफियान को तलाशने में। तो स्थानीय तौर पर जो दरभंगा मौजूद रहा है, जहाँ जहाँ जो कर रहा था उस पर भी एटीएस की नजर है कि वहाँ फिर से गतिविधि तो नहीं हुआ है। जो बिल्कुल, और ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती और सवाल भी कि क्या सिकंदराबाद से दरभंगा इसके बीच कोई मॉड्यूल जो है वो काम कर रहा है, और इस मॉड्यूल ने यहाँ पर ये तमाम चीजें जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल की थी कि क्या ये सफल होती है या नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन कुमार दास तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त जांच जो है वो अपनी पूरी रफ्तार में है और जल्द से जल्द इसके पीछे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां पर बमहौर में ट्रक से कुचलकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अनियंत्रित ट्रक ने लाइन होटल पर बैठे लोगों को कुचल दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। बमहौर में ट्रक की वजह से, ट्रक जो अनियंत्रित ट्रक था उस ट्रक की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। सभी मृतक झारखंड के लातेहार के रहने वाले हैं। एक ही परिवार के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर एक दर्दनाक हादसे का शिकार एक ही परिवार के 4 लोग हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। तो बमहौर की ये घटना, जहां पर एले सुबह दर्दनाक हादसे की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जो हैं वो लाइन होटल में बैठे हुए थे, जिस दौरान ये ट्रक जो इन लोगों को कुचलकर यहां से निकल गई। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? क्या जो चालक है उससे पकड़ा जा सका है या वो इस घटना के बाद फरार हो गया? चूंकि घटना के बाद जो अभी खबर मिली है कि चालक फरार हो गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने, जो लाइन होटल पर जो कर्मचारी थे, उन लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया है, लेकिन चालक फरार हो गया है। और ये जो जितने भी मृतक हैं वो लोग झारखंड के लातेहार जिला के रहने वाले हैं, और बताया जाता है कि सभी ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूर हैं, जो कहीं से यूपी की तरफ से लौट रहे थे और अपने झारखंड के लातेहार जा रहे थे। और जब लाइन होटल पर नाश्ता वगैरह के लिए रुके, उसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने इन लोगों को कुचल दिया है। और जो मृतक है, सबसे दर्दनाक बात है कि मृतक में 2 बच्चे भी हैं, आशीष लोहरा जिनकी उम्र 2 साल है और बलवंत लोहरा जिनकी उम्र 3 साल है। दर्दनाक हादसा में 2 बच्चे की मौत हुई है। उसके अलावा संतोष लोहरा और दिलीप लोहरा की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 महिलाएं इस पूरे घटना में, हादसे में घायल हुई हैं। रेखा कुमारी, सुनीता जो 40 वर्ष की है, फूल कुमारी, बासमती देवी और ये सारे एक ही परिवार से शामिल लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं? नहीं, ये अलग अलग परिवार के हैं, लेकिन एक ही गांव के हैं, जिसमें मृतक में जो है लगभग जो है वो लोग एक ही परिवार को बताए जाते हैं, लेकिन घायल जो है वो अलग अलग परिवार के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं, लातेहार जिला के हैं, झारखंड के। और ये लोग कहीं ईंट भट्टा में काम करके ये लोग अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। और ये लोग भी ट्रक पर थे ही, लेकिन ट्रक से उतर के ये लोग लाइन होटल पर बमहौर में नाश्ता जलपान करने के लिए रुके थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने इन लोगों को कुचल दिया है। और जो घायल महिलाएं हैं उन लोगों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त सामने, जिसमें महिलाओं को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ये बड़ा फैसला महिलाओं के दृष्टिकोण से, जिसमें एसडीएम, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष के पदस्थापन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। यानी कि महिलाओं को ज्यादा स्वावलंबी, ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और ऐसे में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बढ़ता कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 22 जून तक महिलाओं के पदस्थापन की लिस्ट को तैयार करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, महिलाओं को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
नीतीश कुमार जो लगातार ये कहते रहे कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी, महिलाएं अगर आत्मनिर्भर होंगी तो समाज में व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, हम ज्यादा रफ्तार में विकास की ओर बढ़ेंगे। और ऐसी दिशा में मुख्यमंत्री का ये एक और बढ़ता कदम, जिसमें 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर ये तमाम जिन पदों की बात की जा रही है, इसमें बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, इन सभी जगहों पर महिलाओं की 35% भागीदारी को सुनिश्चित करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, उस दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम। निश्चित तौर पर विवाह और हाल के दिनों में सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि महिलाओं को कई चीजों में, अभी हाल ही में सरकार ने फैसला लिया था मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन को लेकर, उसमें भी रिजर्वेशन आया। इसके अलावा दूसरी चीजों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। और दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यालय से लेकर सभी जिला और प्रखंड स्तरीय सरकारी कार्यालयों में और यहाँ तक कि थानों में महिलाओं की पोस्टिंग करने का आदेश दिया था। और इसी को लेकर समान प्रशासन विभाग द्वारा सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों को यह आदेश दिया गया है कि फील्ड कार्यालयों में 35% महिलाओं की तैनाती अनिवार्य रूप से किया जाए। और इसमें खास तौर पर विभागों से यह कहा गया है कि एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष की ट्रांसफर पोस्टिंग में 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और इस बात को ध्यान में रखकर ही विभाग कार्रवाई करें। समान प्रशासन विभाग द्वारा जो जारी आदेश है, इसमें यह भी कहा गया है कि महिला पदाधिकारियों की फील्ड में जो तैनाती की जाएगी उसमें 35% तैनाती हुई है या नहीं, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी 1 जुलाई को बुलाई जाएगी। और इस समीक्षा बैठक में जो सरकार, जो प्रशासनिक विभाग है, उनके द्वारा इस आदेश को किस हद तक पालन किया गया, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है ये। और 35% अगर पोस्टिंग में महिलाओं को प्रेफरेंस मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, तो कहीं न कहीं इसका फायदा होगा। और देखना होगा सरकार के इस आदेश का किस हद तक प्रशासनिक विभागों द्वारा पालन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और बढ़ता कदम। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन सख्त प्रशासन के आगे उनकी एक नहीं चल रही। अररिया के जोकीहाट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर के अंदर बने तहखाने से भारी मात्रा में शराब और नशीली दवाओं को बरामद किया है। दरअसल पुलिस को यह खबर मिली थी कि भेबड़ा गांव में जीजा और साला दोनों मिलकर प्रतिबंधित कफ सिरप और शराब का धंधा चला रहे हैं। और इसी सूचना के आधार पर प्रशासन की टीम गठित की जाती है। जांच टीम का गठन किया गया जो छापेमारी करने के लिए पहुंची और 766 बोतल नशीली दवा और शराब को जब्त किया गया है। जीजा और साले को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एक स्कॉर्पियो के साथ अन्य सामान भी जब्त हुए हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में लदे 2650 लीटर विदेशी शराब के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई ब्रह्मपुरा थाना के चांदनी चौक के पास की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर जो हैं वो झारखंड से ट्रक के जरिए शराब लेकर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। ट्रक का पीछा करते हुए पुलिस ने ट्रक को रोका है और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ इस वक्त लगती हुई। का नंबर की ट्रक पकड़ाई है, उसके साथ उसका ड्राइवर पकड़ाया है। उस जब ट्रक को खोला गया तो उसमें भूसा भरा हुआ था और भूसे के साथ छुपा करके कुछ 500 के ऊपर लीटर शराब भी बरामद हुई है। अब आगे कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पे बरामद हुई? ये NH पे खड़ी हुई थी ट्रक, सूचना मिली थी हम लोगों को, तो टीम भेज करके उसको ड्राइवर को अरेस्ट कराया गया है। अब आगे पूछताछ कर रही है कहाँ से इसने लोड करी है, कहाँ डिलीवरी करनी थी, किस किस करनी थी, पूछताछ। नवादा ऑटो से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर सदर STPO ने कादिरगंज पुलिस के साथ छापेमारी की और ऑटो से 768 बोतल अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। शराब झारखंड से बिहार के नालंदा लाई जा रही थी। दोनों शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया है। इनमें एक शराब तस्कर नालंदा तो दूसरा औरंगाबाद का रहने वाला है। खबर मुंगेर से, जहां जमालपुर स्टेशन चौक स्थित होटल हिल व्यू के मालिक और प्रबंधक समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। जमालपुर के होटल हिल व्यू में यह छापेमारी की गई है। इन लोगों के खिलाफ देह व्यापार में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा था। मामले में 7 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।
मुंगेर रेंज के डीआईजी शफीउल हक के मुताबिक होटल संचालक सर बोले और हुए हैं। देव व्यापार मामले का मास्टरमाइंड राकेश रंजन, होटल मैनेजर संजय कुमार समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि मास्टरमाइंड होटल मालिक जो है वो फरार बताया जा रहा है। देव व्यापार में शामिल युवतियों का मेडिकल कराने के बाद उनके परिजनों को उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान होटल से 6 जोड़े भी पकड़े गए। इस मामले में होटल को सील करने की प्रक्रिया इस वक्त जारी है। सभी 7 लोगों को, मैनेजर और 6 लोग जो पकड़ाए थे जेल चले गए। लड़कियां हैं उनको पीआर पे छोड़ा जाएगा। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर उन पर अलग से केस किया जाएगा। मुंगेर के भी हैं और इसके जमालपुर के हैं, फिर सुल्तानगंज के और पटना के भी हैं। और 1 घंटा 2 घंटा के लिए होटल देना एक कंप्लीट कियोस है, गलत है। मुंगेर में एफसीआई और रेलवे की लापरवाही की वजह से रेलवे यार्ड पर सैकड़ों क्विंटल अनाज जो है वो रखे रखे खराब हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जो जमालपुर रेलवे स्टेशन की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये साफ अंदाजा लगेगा कि जिस अनाज के लिए किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है, भूखे लोग कई रातें यूं ही गुजारते हैं, वो अनाज रखे रखे यहाँ पर किस तरीके से सड़ रहे हैं। बारिश के पानी में अनाज किस कदर सड़ चुके हैं, भीगकर बर्बाद हो चुके हैं और अनाज की बर्बादी पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ अनाज को भीगने से बचाने या गीला होने से बचाने के लिए रेलवे की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है और ऐसे ही अनाज जो हैं वो आनन फानन में गोदामों तक पहुंचा दिए जाते हैं। आपको बता दें कि एफसीआई ने यहां पंजाब से 52,000 बोरी गेहूं मंगवाया था और इसे यूं ही खुले में रखकर बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। सील नहीं होने के कारण यहाँ बहुत समस्या है। क्या पानी का जमाव होता है जिसके कारण माल भीग जाता है। हाँ, तो बाकी का तो इंतजाम तिरपाल से किया गया है, लेकिन फिर भी साइड से हल्का फल्का माल भीग ही जाता है। तो ये क्या खराब हो जाएगा कि वो फिर ठीक होगा? नहीं, ये रिफिलिंग होता है। अच्छा, जो बोरा हल्का भीग जाए गेहूँ में हल्का पानी लगने से कोई दिक्कत वैसा होता नहीं। ऊपर छौनी है, सब माल तिकता है, लेबर तिकता है, लेबर का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, कैसे काम करते हैं आप लोग यहाँ पे पानी में? करते हैं दुखी में सुखी में। जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है और ये सजा मिली बालू का अवैध खनन करके ले जा रहे मजदूरों को। हुआ दरअसल यूं कि बालू से ओवरलोडेड नाव जो है अचानक से गंगा नदी में डूब गई और देखते ही देखते यहां हाहाकार मच गया। ये डूबती हुई नाव, पानी का विकराल रूप और जान बचाने के लिए ये जद्दोजहद। ये नजारा है सारण के महरौली घाट का, जहां अवैध बालू लदी नाव गंगा में पलट गई। गंगा की तेज धारा में अचानक गोता खाकर नाव नदी में डूब गई। जिस पर सवार 13 मजदूर नदी में गिरकर तेज धार में बहने लगे। हालांकि कुछ खुद तैरकर किनारे पहुंचे तो कुछ की जान दूसरे नाव पर सवार लोगों ने बचाई। बताया जाता है कि मनेर के हल्दी छपरा साताना गांव की नाव सोन नदी से अवैध तरीके से बालू ओवरलोड कर सारण की तरफ जा रही थी, लेकिन ओवरलोडिंग और तेज धार की वजह से उफनती गंगा में डूब गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। नाव पर सवार लोग गंगा की तेज धार में बहने लगे। हालांकि फिर सभी ने अपने आप को संभाला और किनारे की तरफ तैरने लगे। आसपास मौजूद दूसरी नाव में सवार लोगों ने भी उनकी मदद की और सभी की जान बच गई। दरअसल इलाके में नाव का अवैध कारोबार चलता है। बताया जा रहा है कि इस नाव पर भी अवैध तरीके से बालू ले जाया जा रहा था। इसी दौरान नाव गंगा में डूब गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छपरा में 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद से गंडक नदी जो है वो उफान पर है। सारण तटबंध के निचले इलाकों में बसे 161 गांवों में बाढ़ का पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है और इस वजह से लोग पलायन करने को विवश हैं। लोग अपने जरूरी सामान और मवेशियों के साथ सारण तटबंध पर शरण ले रहे हैं। सारण तटबंध के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जो है वो बाढ़ के पानी में डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। मवेशियों के चारा और पानी का संकट भी इनके सामने है।
कोरोना काल में छात्रों के हित में बीएसईबी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिस वजह से मैट्रिक और इंटर में फेल हुए 2,16,063 परीक्षार्थी पास हो गए। फेल हुए छात्रों को ये ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। मैट्रिक और इंटर में ये परीक्षार्थी 1 या 2 विषयों में अगर फेल हुए थे तो इन्हें ग्रेस मार्क देते हुए बीएसईबी ने पास करने का फैसला लिया है, जिसे लेकर कोरोना महामारी की वजह से बीएसईबी ने मैट्रिक और इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है और ऐसे में बोर्ड ने 1 या फिर 2 विषयों में फेल होने वाले परीक्षार्थियों को विशेष ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया है। आज शाम तक सफल परीक्षार्थियों की सूची जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। मिल्खा सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जाहिर किया है। उन्होंने शोक जाहिर करते हुए लिखा कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उनके निधन से खेल जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीनेशन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा तो जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा तो जरा टीका लगा तो जरा टीका 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 लगाया क्या। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।